बाजार में 2 दिनों की तेजी थमी। निफ्टी करीब 300 अंक फिसलकर 25,400 के करीब बंद। वहीं निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तरों से करीब 400 अंक फिसलकर 61,000 के पास बंद। आईटी शेयरों में दिखा सबसे ज्यादा दबाव। एआई डिसरप्शन से आईटी शेयरों की लगातार 5वें दिन पिटाई। निफ्टी आईटी 4.5% टूटकर जुलाई 2023 के निचले स्तर पर। परसिस्टेंट टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में 6 से 7% की कमजोरी। कोफोर्ज इन्फोसिस और टीसीएस 4 से 6% फिसले। आईटी के कमजोर सेंटिमेंट और मांग में कमजोरी की चिंता ने उड़ाई रियल एस्टेट शेयरों की रंगत। प्रेस्टीज, सिग्नेचर और गोदरेज प्रॉपर्टीज 3 से 5% फिसले। लोढ़ा, शोभा और डीएलएफ भी 2% तक कमजोर। फार्मा शेयरों में मिला जुला एक्शन। नैटको फार्मा करीब 6% चढ़ा। सेमाग्लूटाइड लॉन्च करने के लिए एरिस लाइफ साइंसेज से करार। टोरेंट फार्मा और औरबिंदो 1 से 2.5% ऊपर, लेकिन पिरामल फार्मा 2% फिसला। एक्सपोर्ट्स पर टैक्स में राहत कम करने से टेक्सटाइल शेयरों पर दबाव। गोकुलदास एक्सपोर्ट और वर्धमान टेक्सटाइल 1 से 5% नीचे। वहीं अरविंद ट्राइडेंट में भी 2% तक की गिरावट। भारतीय एयरटेल का शेयर 3% टूटा। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एंट्री का किया ऐलान। एनबीएफसी सब्सिडरी एयरटेल मनी में करेगी 20,000 करोड़ रुपए का निवेश। क्विक कॉमर्स कंपनी इटर्नल और स्विगी में गिरावट जारी। एआई डिसरप्शन का इटर्नल पर भी दिखा असर। शेयर 5% टूटा। 2 दिनों में करीब 10% फिसला। स्विगी में भी करीब 3% की गिरावट। क्लीन मैक्स एनविरो एनर्जी सोल्यूशन के आईपीओ को सुस्त रिस्पांस। दूसरे दिन अब तक 45% भरा। वहीं गॉडियम आईवीएफ में पैसा लगाने का आज आखिरी दिन। तीसरे दिन तक करीब 6 गुना से ज्यादा हुआ सब्सक्राइब। और पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी का आईपीओ पहले दिन अब तक 59% भरा। कंपनी की 380 करोड़ रुपए है जुटाने की योजना। तरीका आप देख तो लगा ही लगा, लेकिन हमने देखा कि आईटी सेक्टर में जो गिरावट धराशायी होता आईटी सेक्टर दिखा, उसका इवेंचुअल इंपैक्ट अक्रॉस मार्केट्स, बेंचमार्क्स, ब्रॉडर मार्केट्स हर तरफ देखने को मिला। चुनिंदा बैंक्स, फाइनेंशियल्स और फार्मा पॉकेट्स को छोड़ दीजिएगा तो उसके अलावा लगभग सारे सेक्टर्स में गिरावट हावी होती हुई नजर आई। निफ्टी करीब 300 अंक फिसलकर 25,400 के करीब बंद हुआ। निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तरों से करीब 400 अंक टूटा और दिन की शुरुआत में निफ्टी बैंक की स्थिति फिर भी बेहतर थी, लेकिन दिन के अंत तक निफ्टी बैंक भी लाल निशान के साथ टूटता हुआ। आईटी शेयरों में दबाव। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1500 अंक टूट चुका। सेंसेक्स में भी भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट यानी छोटे मझौले स्टॉक्स में भी गिरावट के साथ ही कामकाज नजर आया। आईटी सेक्टर में गिरावट का रब ऑफ इफेक्ट जो है वो कह सकते हैं कि टेक काउंटर्स, फूड डिलीवरी स्पेसेस, प्लेटफॉर्म कंपनियां जैसे कि इटर्नल, उन पर भी देखने को मिला। रियल एस्टेट सेक्टर पर भी गिरावट रही। फार्मा ने डिफेंसिव्स का काम किया। टेक्सटाइल ऑफकोर्स खबर के दम पर जो एक्सपोर्टर्स पर टैक्स में राहत कम करने की खबर आई, उसके बाद टेक्सटाइल्स शेयरों में दिन की शुरुआत से ही गिरावट हावी होती रही। और इसके अलावा क्विक कॉमर्स कंपनियां जैसे कि मैं बता रही हूं, इटर्नल, स्विगी में भी एक रब ऑफ इम्पैक्ट आता हुआ आईटी सेक्टर की गिरावट का दिखा। लेकिन यहां से आगे अटकले कई सारी, सवाल कई सारे। आने वाले सेशन में आप करेंगे क्या? चलिए कल की तैयारी आपकी करवाते हैं और हमारे साथ हमारे 2 मार्केट एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर हैं हमारे साथ। स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट के संतोष मीना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप दोनों का ही स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। संतोष, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, कैसे देखेंगे आप आने वाले सेशंस को? नई सीरीज की शुरुआत होती दिखेगी। चैलेंजिंग है इन दिनों मार्केट को नेविगेट करना, बताएं कैसे आपके लेंस से मार्केट नजर आता है? गुड आफ्टरनून मानसी। सो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। हमने इस हफ्ते स्पेशली काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी, बट आप एक चीज़ नोटिस करो तो 13 फरवरी के बाद से मार्केट एक रेंज में ही अटका हुआ, ऊपर 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा पा रहा, जो अराउंड 25,750 के आसपास है, और नीचे 25,350 के आसपास निफ्टी को 200 डे मूविंग एवरेज है। आज एक छोटा सा डिप लगाया था 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर देने में कामयाब रहा, तो एक अच्छा साइन है कि चलो बचा लिया उसको। तो अभी फिलहाल के लिए ट्रेड क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कल निफ्टी अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज बचाने में कामयाब रहा तो कल एक
हम एक पॉजिटिव डे और एक रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप हिस्टोरिकली देखो तो कोई भी नई सीरीज होती है उसका पहला दिन नॉर्मली ट्रेंडिंग डे होता है, और पिछले 3-4 सीरीज हमने पॉजिटिव डेज ज्यादा देखे रिलेटिव टू नेगेटिव डेज। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि कल एक रिकवरी आ सकती है। सो मेरी नजर रहेगी 200 डे मूविंग एवरेज पे, जो आज के लो के आसपास ही है। तो 25,325 के स्टॉप लॉस अगर बचा लिया तो उसके स्टॉप लॉस से कोई एक कॉन्ट्रा लॉन्ग ले सकता है। ऊपर में 25,750 25,826 तक की एक बाउंस बैक की उम्मीद हम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इंडेक्स पर ये एक नजरिया फिलहाल संतोष की तरफ से। प्रदीप, आपका भी स्वागत है। बताएं, बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक हमने देखा फार्मा स्पेस बाजार को संभाल रहा था, लेकिन उसके इतर लगभग सभी सेक्टर, सभी पॉकेट्स में बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की भी बात करनी चाहिए, वहां से भी सपोर्ट्स हैं। बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, आईटी सब टूटते हुए नजर आए। कैसे दिखेगा आने वाले सेशन? आपको एंड 18 और स्वदेश के सारे दर्शकों को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ। कोई भी स्टॉक्स पे हमारा या मेरा कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, एंड ऐसा ही राय हम कुछ क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। एक बार पीसीआर टीम को भी रिक्वेस्ट करूंगा डिस्क्लेमर चला देना मेरा। देखिए, ओवरऑल अगर हमने देखा कि फाइनेंस, एनबीएफसी एंड जितने भी ऑटो काउंटर्स, स्पेशली आईटी, सब में ही एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सेलिंग प्रेशर थोड़ा अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। अगर मार्केट में ही अगर हम देखेंगे, एक रेंज बाउंड मार्केट बहुत टाइम से चल रहा है। 25,350 से लेकर 25,900 के आसपास एक रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है। मैं समझता हूँ कि निफ्टी आईटी में ओवरऑल जो एक प्रेशर है, इसके वजह से आज थोड़ा सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ था। इनफैक्ट लास्ट 2 हफ्ते से नॉन स्टॉप चल रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी भी ये कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि 26,000 से पहले कुछ भी सपोर्ट निफ्टी आईटी में भी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। सो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स जो टेंशन है अभी भी कंटिन्यू है। एंड ट्रम्प साहब नेक्स्ट क्या करेंगे उसके ऊपर भी बहुत सारा कुछ डिपेंड है। अभी जो नेगोशिएशन यूएस के साथ इंडिया का ट्रेड डील को लेके वो भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जो लास्ट ट्रेडिंग सेशंस था, वीकली एक्सपायरी था, एंड कहीं ना कहीं वो एक्सपायरी के चलते भी मार्केट में थोड़ा हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा था। मैं समझता हूँ कि आने वाला नेक्स्ट 3 से 4 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में कभी भी अगर आपको 59,650 के आसपास आता है तो आपको एक बाय ऑन डीपी रणनीति यहाँ पे रखना चाहिए। निफ्टी में भी अगर आपको 25,000 के नीचे ब्रेक हो जाता है तब तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन उसके ऊपर जब तक है रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। और क्वालिटी स्टॉक्स एक्युमुलेशन करते रहिए पोर्टफोलियो में। ओके, क्वालिटी स्टॉक्स जहां गिरावट मिल रही है, इस गिरावट का फायदा उठाते हुए अच्छे पेडिग्री वाले स्टॉक्स जो है उन्हें एक्यूमुलेट करें, अपने पोर्टफोलियो का गठन करते रहें। ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हो। एक एक कर हमारे व्यूवर्स के जो सवालात हैं उन पर जवाब हमारे एक्सपर्ट से लेते हैं। संतोष, पहला सवाल अनिकेत का है। अनिकेत सिंह लिखते हैं, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के इन्होंने 12 शेयर्स खरीदे हैं और इन शेयर्स में अपने एंट्री लेवल जो है 1290 के वो सुझा रहे हैं। 1242 के स्तर पर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का स्टॉक जो है वो लास्ट क्लोज होता हुआ नजर आया है। और इन दिनों खबरों की अगर बात करें, डिफेंस स्पेस है जो कि फोकस रेडार पर है, और ब्रोकरेजेस भी बात कर रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स की। टारगेट प्राइसेस की अगर बात करें तो इन डिफेंस स्टॉक्स को लेकर बजट से ठीक पहले भी ये फोकस रेडार पर थे, और उसके बाद हमने देखा एक वॉलेटाइल मूव नजर जरूर आया। ऑलमोस्ट 3% की गिरावट, सेलिंग प्रेशर हमने देखा था डिफेंस पीएसयूज में जब नजर आई, तो भारत डायनेमिक्स में भी दिखी थी। लास्ट ट्रेड में भी 3% की गिरावट के साथ एक क्लोज हुआ है। क्या राय होगी हमारे व्यूअर के लिए? यस मानसी, बीडीएल की बात करें तो एक वीकनेस नजर आ रही है। अगर हम पीएसयू स्पेस की बात करें तो ओवरऑल पीएसयू स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक डिफेंस स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस स्पेस ने पहले आउट परफॉर्म किया था और प्री बजट इसमें काफी ज्यादा होप्स थी, लेकिन उसके बाद से इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है और वीकनेस का रिस्क रहेगा। अभी इमीडिएटली जो प्रीवियस स्विंग लो था 1220 के आसपास, अगर वो बचा लेता है तो कुछ रिकवरी की हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर 1220 ब्रेक करता है तो और नीचे वीकनेस बढ़ सकती है। 1,000 रुपए तक भी स्टॉक आने वाले दिनों में स्लिप कर सकता है। लेकिन अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो पैनिक नहीं करना चाहिए। कोई बड़ी गिरावट आती है, हेल्दी करेक्शन आता है तो और खरीदारी का मौका बनेगा। अभी फिलहाल मार्केट का सेंटीमेंट इतना अच्छा नहीं है और डिफेंस स्टॉक्स में ओवरऑल एक करेक्शन मोड में है। तो मुझे लगता है अभी फिलहाल के लिए तो अगर फ्रेश खरीदारी की सोचे तो दूर रहे, लेकिन आपके पास बने हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो बने रहना चाहिए।
राइट, तो चलिए पोजीशन अगर है लंबी अवधि का नजरिया बनाकर चल रहे हैं तो एक बार के लिए पोजीशन को इंटैक्ट रखने के बारे में भी बीडीएल में आप सोच सकते हैं। हालांकि इस स्टॉक में हम डाउन ट्रेंड्स देख रहे हैं, लेकिन आपके लेवल का आने का इंतजार करें, वक्त वक्त पर इसे रिव्यू करते रहें, ये राय। प्रदीप, टीवीएस श्री चक्र पर आनंद सेठ का सवाल है। 28 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, 3,900 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। वहां से तो स्टॉक में हमने देखा है मजबूती आई है। इनकी खरीदारी कुल मिलाकर 28 शेयर्स की है। 4,010 के लेवल पर यह स्टॉक लास्ट क्लोज हुआ है। टीवीएस श्री चक्र की ही अगर बात करें, पिछले साल हमने देखा था टुवर्ड्स ईयर एंड स्टॉक में आफ्टर द रिजल्ट्स की हाइलाइट्स जो आते दिखे, उसके बाद प्राइस डिक्लाइंस भी नजर आए थे। हालांकि इनकी खरीद से तो ऊपर गया है स्टॉक, ऑलमोस्ट 3,000 का मुनाफा भी है। क्या मुनाफा बांध लेना चाहिए? करीब 1.25% की गिरावट पर लास्ट क्लोज दिखा है यहाँ पर। देखिए 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, ज्यादा बड़ा कंपनी है नहीं, और मुझे लगता है कि एक बार उनको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेना चाहिए। और बाई चांस कभी भी 3,650 इसके नीचे आता है तो अगेन 3,000 के आसपास आने का हाई पोटेंशियल इसमें है। क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी ज्यादा होता नहीं है, ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो, एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा इसमें। ठीक है, एक बार एग्जिट कर जाएं, यही राय आपको मिलती हुई, और इस पर फोकस करके चलना चाहिए आपको। एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। अच्छे स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट से जाएंगे, उनमें एंट्री के बारे में आप सोच सकते हैं। एलेक्स ने पुणे से सवाल पूछा है, संतोष, शक्ति पंप्स पर 3 महीने का नजरिया एक तो ये बनाकर चल रहे हैं शक्ति पंप्स के स्टॉक प्राइस में। इनकी खरीद के लेवल्स आपके सामने रख देते हैं और लास्ट क्लोज शक्ति पंप्स का भी देख लेते हैं। स्टॉक में हमने देखा है यहाँ पर ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट पर 538 के लेवल्स पर क्लोजिंग आई है। 15 शेयर्स इन्होंने 686 के स्तर पर लिए हैं, वहां से नीचे गया है स्टॉक क्योंकि छोटी मात्रा में खरीद है। 2-2.5 हजार का नुकसान झेल रहे हैं। शक्ति पंप्स पर राय क्या होगी? मुझे लगता है मानसी, यहाँ पर एक रिस्क बन रहा है क्योंकि इसमें की सपोर्ट लेवल था अराउंड 550 के आसपास, जहां से दिसंबर में एक बड़ी रैली आई थी, वो आज इसने ब्रेक किया है, तो एक क्लियर ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, तो एक रिस्क ओपन करता है कि स्टॉक में एक डीप करेक्शन आ सकता है। तो बेटर है अगर अभी आप बहुत ज्यादा लॉस में नहीं हो तो अभी लॉस बुक करके बाहर हो जाए, कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी सर्च करें। ठीक है, एक बार एग्जिट करने के बारे में ही सोचें, ये राय हमारे व्यूअर के लिए एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई दिखी है। शक्ति पंप्स में 537 के लेवल पर 3.5-4% की गिरावट है। एलेक्स जी, निकल जाना चाहिए आपको इस स्टॉक से। प्रदीप का सवाल है, प्रदीप आपसे ही एडवाइस जानना चाहेंगे। हमारे व्यूअर भी प्रदीप हैं, वो लिख रहे हैं कोचीन शिपयार्ड के स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं। 55 शेयर्स की खरीद कोचीन शिपयार्ड में यहाँ पर की गई है और अपने एंट्री लेवल स्टॉक में वो बता रहे हैं 490 के। 1,495 के स्तर पर स्टॉक क्लोज हुआ है और अच्छा मुनाफा है, 55,000 तक का मुनाफा ये देख रहे हैं। हालांकि स्टॉक 1% गिरावट के साथ क्लोज हुआ है, लेकिन इनकी खरीद से काफी ऊपर चला गया है, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं स्टॉक में इनके पोर्टफोलियो में फायदा भी ये देख रहे हैं। क्या फायदा बुक करने के बारे में सोचा जाए, पोजीशन को अब भी इंटैक्ट रखें प्रदीप? देखिए अगर आपने 490 पे बाय किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज बहुत ही अच्छा लेवल पे आपका बाइंग है। और ऑलरेडी स्टॉक हमने देखा है कि 2500 से ऊपर भी गया था और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि डिफेंस प्रोमिनेंट सेक्टर है इंडियन मार्केट में, अभी भी नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत लास्ट कुछ महीनों से एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा, बजट से पहले से ही यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। लेकिन 1200-1250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आपके बाइंग देख के लग रहा है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, तो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन स्टॉक अगेन 1650 1700 के ऊपर सस्टेन होता है, 1650 1700 के ऊपर सस्टेन होता है, तो फिर से आपको एक बार 2250 2500 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे। तो बिल्कुल अभी तो आप बने रहिए, बेचिए मत। आपका लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो होल्ड करने का ही मैं सलाह दूंगा उनको। पोजीशन अगर बनाकर रखी है तो उसे इंटैक्ट रखे, ये राय। कोचीन शिपयार्ड पर अच्छे लेवल पर खरीदारी की है आपने और इसके लिए आपको बधाई भी, लेकिन हाँ साथ साथ पोजीशन को अगर इंटैक्ट रख सकते हैं तो बिल्कुल रखिएगा जरूर, ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे यानी वीआईपी शेयर का रुख कर लेते हैं। संतोष, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए क्या होंगे आज के वीआईपी शेयर आपकी तरफ से?
यस मानसी, वैसे मैंने 2 ट्रेडिंग पिक्स दिए थे, बट दोनों ही स्टॉक ऐसे मुझे लगता है कि उसको वीआईपी शेयर्स में ऐड किया जा सकता है। दोनों ही स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के आसपास है। तो अडानी पोर्ट्स मुझे लगता है यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ रहा है और मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ऑन इमीडिएट बेसिस आपको 1600 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो आपको 1850 तक की भी एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। दूसरा टाटा स्टील, ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। स्टील स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। अब मुझे लगता है स्टील स्टॉक्स में यहाँ से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अभी इमीडिएट बेसिस पे 214 का टारगेट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है तो 245 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और वेरी शॉर्ट टर्म में 207 का स्टॉप लॉस रहेगा और थोड़ा सा बड़ा नजरिया है तो 185 का स्टॉप लॉस लगाकर आप काम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये राय अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स एज वीआईपी कैटेगरी संतोष मीना की तरफ से हमारे लिए आते हुए टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ उनकी स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रदीप, आप बताएं आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स कौन से होंगे? जी बिल्कुल, देखिए मेरे तरफ से भी 2 कॉल रहेगा। पहला जो कॉल है वो रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी का चार्ट बहुत ही प्रोमिनेंट लग रहा है मुझे। एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बेस्ड फॉर्म में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मैं देख पा रहा हूँ 410 के आसपास है, उससे पहले कुछ भी नहीं है। सो इमीडिएट लेवल पे मुझे लगता है कि 392 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 410 आना चाहिए। 365 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। व्यू 3 से 4 दिन का यहाँ पे हम लेके जा सकते हैं। मैक्सिमम आपको यहाँ पे 5 to 6 डेज लग सकता है। तो बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन है, एक पैराबोलिक फॉर्मेशन, उसके बाद बेस भी अच्छे से हुआ है। सो बिल्कुल बाई करके जाइए। सेकंड जो स्टॉक रहेगा वो है सीसीएल प्रोडक्ट्स। तो सीसीएल प्रोडक्ट्स को भी चार्ट में अगर हम देखेंगे, लगातार वीकली चार्ट में फ्लैग फॉर्मेशन है और बाई करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट इसमें 1095, सेकंड टारगेट इसमें आपको 1120, 1120 एंड अबव आपको देखने को मिलेगा। 1015 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लास्ट क्लोजिंग ऑलमोस्ट 1060-61 के आसपास का आया है। कभी भी अगर आपको 1045, 1050 के आसपास मिलता है तो बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है, आपको बाई करके रखना चाहिए फॉर नेक्स्ट 1 वीक के लिए। ओके, एनटीपीसी और सीसीएल प्रोडक्ट्स ये हो गए वीआईपी शेयर्स प्रदीप हल्दर की तरफ से। प्रदीप जी, संतोष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर आपकी स्ट्रैटेजी, साथ ही हमारे व्यूवर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला